वेलकम टू माय चैनल रेलवे अड्डा के दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली एसएससी जीडी का प्रीवियस पेपर और कुछ नए पैटर्न पे आधारित प्रश्न का हम लोग सीरीज ले रहे हैं। और डेली डोज है ये। आपको जीके में कहीं भी एग्ज़ाम दीजिए, बिहार एसएससी दीजिए या एसएससी का दीजिए या किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दीजिएगा जिसमें जीके का प्रश्न आएगा, तो इसके लिए वीडियो बहुत लाभदायक होगा। और चलते हैं बिना कोई समय गवाए पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आज के महत्वपूर्ण प्रश्न में दोस्तों, 1972 ईस्वी में किस राज्य के हिस्से को अलग कर कर मेघालय राज्य का निर्माण किया गया। तो आपको बता दें कि मेघालय जो है आपको 1972 ईस्वी में इसको आपको स्थापित किया गया था। और ये जो असम राज्य है, इसी राज्य के हिस्से को अलग करके मेघालय बनाया गया है। मेघालय की राजधानी अभी वर्तमान में है शिलोंग, याद रखिएगा। और असम की राजधानी वर्तमान में है दिसपुर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं क्या मिलता है आपको। 1960 में बम्बई राज्य का विभाजन करके गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्य का गठन किया गया था। आपको पता है 1 मई 1960 को जो है 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र नाम के दो राज्य का गठन हुआ था भारत में 1960 में। और सेवन सिस्टर्स में आता है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी जो है आपको ये आपको कोहिमा हो जाएगा, नागालैंड की राजधानी। और यहाँ पे आपको 1963 में स्थापित हुआ था। और नागालैंड का राज्य दिवस जो मनाते हैं 1 दिसंबर को मनाते हैं। 1 दिसंबर को हम लोग विश्व एड्स दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि मुगल काल का बात हो रहा है, उसमें संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया है महाभारत को, उसका किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसको हम लोग रजनामा कहते हैं, रजनामा हम लोग कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और बाबर ने अपनी आत्मकथा जो लिखी थी, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी थी, वो तुर्की भाषा में रचना की थी, ये भी याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है, तो तुर्की भाषा में। और बाबरनामा के जो लेखक है वो खुद स्वयं बाबर हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, गुलबदन बेगम ने की थी। अबुल फजल ने अकबर नामा की रचना की थी, यानी अकबर नामा जो है वो पुस्तक जो है किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात कही गई है। यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है वो अनुच्छेद 263 में हुआ था, या 263 अनुच्छेद में हुआ है अंतर्राज्यीय परिषद की गठन। वित्त आयोग का गठन जो हुआ है अनुच्छेद 280 के द्वारा हुआ है। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन जो हुआ अनुच्छेद 280 में हुआ है। राष्ट्रपति आपात 352 अनुच्छेद में आता है। राष्ट्रपति आपात का अर्थ हुआ देश में जब पहली बार लगा था 1962 में, चीन युद्ध के समय लगा था राष्ट्रपति आपात 352 अनुच्छेद में है। और राष्ट्रपति शासन लगेगा 356 में, यानी किसी भी राज्य में संवैधानिक तरीका से जब नहीं चलता है, कोई काम नहीं होता है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। और 360 में जो होता है दोस्तों वित्तीय आपात, जो कि अभी तक कभी भी नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो अखबार में ऑप्शन में आपके पास है सोम प्रकाश, राष्ट्र गुफ्तार, संवाद कौमुदी और नील दर्पण। तो ये सभी से क्वेश्चन पूछेंगे और सभी का हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्र गुफ्तार। इसकी स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, ये याद रखिएगा कि ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। और संवाद कौमुदी जो कि ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है, ये नाम का पत्रिका जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा, यानी भारत के पुनर्जागरण के जनक जो कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय, उन्होंने ही संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का निकाला था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा ही सोम प्रकाश लिखा गया था। जैसे ऑप्शन ए में था सोम प्रकाश, तो वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी में था आपको नील दर्पण। तो नील दर्पण के लेखक जो है आपको दीनबंधु मित्र है, याद रखिएगा। नील दर्पण के लेखक कौन है, दीनबंधु मित्र है। और यहाँ पे एक बंदी जीवन है, ये क्वेश्चन भी पूछता है, बहुत बार पूछा है कि बंदी जीवन नामक पत्रिका को किसने लिखा है। तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखा था। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर निर्भर करता है। यानी गुरुत्वीय त्वरण जो है, यानी जी, छोटा सा जी जो होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो ब्रह्मांड के सभी स्थान पर बराबर होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ब्रह्मांड के सभी स्थान पर बराबर नहीं होता है। और पृथ्वी में भी सभी स्थान पर बराबर नहीं होगा। ये होगा कि आप पृथ्वी पर स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और सेंटर पे, ये सब पर उस पर निर्भर करता है अक्षांश पर। और याद रखिएगा यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण जो होता है स्मॉल जी,
स्मॉल जी का मान जो होता है आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है त्वरण का ऐसे मात्रक होता है। और भूमध्य रेखा से आप ऊपर जाइए यानी ध्रुव की ओर जाइएगा तो जी का मान बढ़ता जाएगा। उत्तरी ध्रुव पे जाइए तो जी का मान क्या, ध्रुव की ओर बढ़ने पर जी का मान बढ़ते जाता है। और जी के मान में परिवर्तन होता है जब आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाइए या नीचे जाइए, तब आपको जी का मान में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और पृथ्वी के ध्रुव पर सबसे ज़्यादा जो मान होता है जी का, वो ध्रुव पर होता है, सबसे ज़्यादा मान जी का ध्रुव पर। और सबसे कम जो मान होगा वो विषुवत रेखा पर होता है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्यों? आपको पता है तेल जो है वो जल पर तैरने लगता है, वो डूबता नहीं है। तो इसका कारण जो होता है आपको, तेल का पृष्ठ तनाव जो है पानी से कम होता है। तेल का पृष्ठ तनाव जो होता है पानी से कम होता है, इसलिए वो ऊपर तैरने लगता है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि ताप बढ़ने से अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, घटेगा। और वर्षा होती है उसकी बूंद जो होती है गोलाकार होती है, वो भी पृष्ठ तनाव के कारण होती है। तो इसमें 3-4 प्रश्न है पृष्ठ तनाव से, इसको देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा, क्वेश्चन याद रखिएगा। साइंस के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? आपको पता है जो भी ठोस होते हैं, ठोस जैसे लोहा हुआ तो ठोस है, तो ठोसों में ऊष्मा इसमें कैसे जाएगा, तो उसमें संचरण का जो माध्यम होता है वो चालन विधि द्वारा आता है। जैसे मान लीजिए ठोस है तो ये सब आपको जो है सट सट के रहेगा, तो इसमें एक से एक लड़ते हुए यानी चालन विधि से उसमें ऊष्मा का संचरण होता है। जबकि याद रखिएगा द्रव में और गैस में, द्रव तथा गैस में ऊष्मा का संचरण जो होता है वो संवहन विधि के द्वारा होता है। ठोस में हो जाएगा आपको किसके द्वारा, चालन द्वारा ठोस में। और द्रव या गैस हो, द्रव यानी पानी हो जाए, गैस मतलब ऑक्सीजन, ये सब गैस हो गया, तो इसमें ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा कैसे जाएगा, तो संवहन विधि यानी कंडक्शन मेथड से उसमें जाएगा। और किसी पदार्थ के शीतलन से संबंधित नियम, यहाँ पे लिखे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको, किसी पदार्थ के शीतलन से यानी कि कूलिंग पॉइंट जो होती है, कूलिंग एजेंट होती है, उससे संबंधित नियम जो है न्यूटन ने दिया था। और न्यूटन ने ही 3 गति नियम दिए थे, प्रथम द्वितीय और तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिंद अवेस्ता किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? तो आपको पता है ये एक जिंद अवेस्ता पुस्तक है, पवित्र पुस्तक है, जो किस धर्म के पवित्र पुस्तक है, तो ये पारसियों का है। पारसी धर्म जो होता है उसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है आपको जिंद अवेस्ता है। ऑप्शन बी में दिख रहा है जैन, तो जैनों का सबसे महत्वपूर्ण साहित्य को हम लोग क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। ये भी याद रखिए, जैन साहित्य को हम लोग क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। जबकि बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण जो साहित्य वो त्रिपिटक होते हैं, जो 3 है। आपको त्रिपिटक का आपको पता होना चाहिए, वो त्रिपिटक 3 होती है। और नेक्स्ट है न्यू ओल्ड टेस्टामेंट। न्यू ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो यहूदियों की पवित्र पुस्तक है, इसको हम लोग तनख बाइबिल भी कहते हैं। याद रखिएगा, तनख बाइबिल कहिए या न्यू ओल्ड टेस्टामेंट कहिए, ये दोनों के यहूदियों की पवित्र पुस्तक है। और यहूदी एकमात्र देश है विश्व में वो जो है इजराइल है, जिसकी राजधानी जेरूसलम है। और बौद्ध धर्म, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म में बुद्ध की दार्शनिक उपदेशों का संकलन किस पिटक में की गई है? यानी कि आपको पता है कि 3 गो पिटक होता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। तो इस पिटक में जो है कौन सा पिटक है जिसमें दार्शनिक उपदेश का संकलन किया, यानी बुद्ध जो है अपने दार्शनिक उपदेश का संकलन जो है अभिधम पिटक में दिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो आनंद के द्वारा जो आनंद है ये गौतम बुद्ध के शिष्य है, तो उनके द्वारा संकलित सूत पिटक में जो है ना बुद्ध के उपदेश तथा विचार का संकलन किया गया है। तो याद रखिएगा, बुद्ध का उपदेश तथा विचार जब रहेगा, बुद्ध के उपदेश तथा विचार, तो उसको सूत पिटक में अंकलन किया गया है। जबकि उपाधि भी इनके शिष्य थे, उनके द्वारा जो संकलित नियम है विनय पिटक, तो विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम का संकलन किया गया है। यानी याद रखिएगा, नियम जो है आपको विनय पिटक में है और उपदेश अभिधम पिटक में है, दार्शनिक उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? तो आपको संवैधानिक संशोधन बताना है। आपको बता दें 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1989 में आपको पारित हुआ था। और इसी के तहत जो है मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में 3 शब्द जो जोड़ा गया था, पहली बार जो संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, जिसको हम लोग मिनी संविधान भी कहते हैं।
पहली बार प्रस्तावना में इसमें संशोधन हुआ था 1976 में 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम लोग मिनी संविधान भी कहते हैं। जबकि 74वां संविधान संशोधन के द्वारा ही नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी गई है। 74वां और 73वां याद रखिएगा। 73 जो है हुआ था आपको वो गांव वाला हुआ था, यानी ग्रामीण जो आपको है ग्रामीण पंचायती राज, वो 73वां है। जबकि 74वां नगर पालिका शहर में। और 18 वर्ष या उससे अधिक कोई भी व्यक्ति हो 18 वर्ष का या उससे अधिक उम्र के प्रत्येक भारतीय नागरिक को अनुच्छेद 326 जो है उसके तहत जो है मत देने का अधिकार है। यदि उसका नाम जो है आपको मतदाता सूची में संबद्ध है तभी वो वोट दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? यानी कि आपको बताना है 1947 के बाद, यानी 15 अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय, उसके बाद जो है संघ लोग यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? यूपीएससी। तो आपको बता दें कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा एच.के. कृपलानी। एच.के. कृपलानी, इनका जो शासनकाल था यहाँ पे लिखा हुआ है कि एच.के. कृपलानी जो थे 1947 से 1949 यानी 2 साल तक ये यूपीएससी के अध्यक्ष रहे थे, जो सब भारत की स्वतंत्रता के बाद रहे। जबकि आपको बता दें यूपीएससी का जो गठन हुआ था, यानी कि यूपीएससी का स्थापना दिवस तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है 1926 में। 1 अक्टूबर 1926 में। तो 1926 में जब बना है यूपीएससी तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें देख रहे हैं सर जॉन रस मार्कर थे। सर जॉन रस मार्कर थे 1926 से 32 यानी 6 साल तक। अब आपको नेक्स्ट देखते हैं। आपको यहाँ पे यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपको यूरोप का मरीज पूछ रहा है। तो तुर्की है, वियना है, इटली है। तो आपको बताया तुर्की की राजधानी जो है अंकारा है। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा, जो कि आपका आंसर सही है। यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहते हैं। वियना जो है वो ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी जो है आपको वो वियना है। और इटली देश की राजधानी रोम है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या लिखा है। तुर्की की राजधानी अंकारा है, बता दिए हैं। मुस्तफ़ा कमाल पाशा को अतातुर्क कहा गया है। ये याद रखिएगा किसको कहा गया है? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को अतातुर्क कहा गया है। जबकि एशिया का मरीज पूछेगा, एशिया का मरीज किसे कहते हैं? तो चीन देश को। हमारे पड़ोसी देश है चीन, उसी को हम लोग एशिया का मरीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी जी जो थे वो नमक कानून भंग करने की तिथि क्या थी? यानी इन्होंने कब नमक कानून भंग किया था? तो आपका आंसर जो होगा दोस्तों वो 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। जबकि आपको ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग करने की तिथि थी महात्मा गांधी के द्वारा। यहाँ पे लिखा है गांधी जी ने जो है 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगी के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ किया। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता से ही सविनय आंदोलन को स्थगित किया गया था। और 3 जनवरी 1932 को पुनः जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने प्रारंभ कर दिया। ये तीनों जो है आपको एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये याद रखिए। एक्स्ट्रा फैक्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपको बताना है अर्जुन पुरस्कार। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1961 में हुई थी, यानी 1961 में अर्जुन पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और उसमें पहली भारतीय महिला जो थी वो किसको दिया गया था? तो इनका नाम है एन लेम्सडेन। एन लेम्सडेन याद रखिएगा। ये पहली भारतीय महिला थी जिनको मिला था अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाते हैं? तो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है 14 जून, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए। और ऑप्शन बी में दिख रहा है कि 5 जून लिखा है। तो 5 जून को हम लोग क्या बनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाते हैं 5 जून को। जबकि 3 जून को हम लोग क्या बनाते हैं? विश्व साइकिल डे, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे 3 जून को हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? यानी कि ये रक्त समूह जो है वो सभी रक्त से वो ग्रहण कर लेता है, सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है इसको। तो इसमें भी ए बी प्लस या ए बी निगेटिव ये दोनों आपको याद रखने का है। तो सर्वग्राही जो है ए बी पॉजिटिव को हम लोग सर्वग्राही कहते हैं। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में देखें,
रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था 1900 में। याद रखिएगा, रक्त समूह की खोज किसने की? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1900 ईस्वी में। और रक्त समूह ओ को कौन? ओ निगेटिव को ही सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, यानी सभी व्यक्ति जो है ओ निगेटिव को दिया जा सकता है, सभी व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि 4 रक्त समूह होते हैं, ए बी और ओ, ये सब। और ये जो आपको ये एक बंदर था जो अफ्रीका के जंगल में था, रिसस आरएच फैक्टर हम लोग जो कहते हैं, आरएच फैक्टर, आरएच का फुल फॉर्म याद रखेगा। रिसस जो है बंदर होता है ना, उसी के आधार पे लिया गया था ए बी निगेटिव सब। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो होता है उसका जीवन काल पूछा, लाइफ टाइम, उसका लाइफ कितना दिन तक रहता है? तो आरबीसी का जो जीवन होता है वो 20 से 120 दिन का रहता है। याद रखिए, आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। ऑप्शन में है 2 से 4 दिन, 14 दिन, 160 दिन तक। अब नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं दोस्तों, श्वेत रक्त कण यानी WBC वाइट ब्लड कर्पसल्स जो है उनका जीवन काल जो होता है वो 2 से 4 दिन होता है, 2 से 4 दिन। जबकि एक वयस्क मनुष्य में जो औसतन जो होता है वो 5 से 6 लीटर रक्त होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन रक्त कितना होता है? 5 से 6 लीटर। अब वो भी दोस्तों 5 से 6 लीटर में ऑप्शन भी दे दे 5 6, तो आपको 5 मारना है, न कि 6 मारना है। 5 से 6 होता है लेकिन 5 ही मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? यानी कि आपको बता दें INC इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उनके अध्यक्ष बनने वाले थे जो पहले अंग्रेज जो थे वो कौन थे? तो ऑप्शन बी में देख रहे होंगे आपको, जॉर्ज यूले जो थे वही अध्यक्षता किए थे तीसरा बार। तो यहाँ पे बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा, यानी फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो आपको बदरुद्दीन तैयबजी याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयबजी। और नेक्स्ट देखते हैं क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो हुआ था मुंबई में हुआ था, वो भी किसके द्वारा? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में की गई थी, यहाँ पे लिखे हैं। नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं, कांग्रेस पार्टी के जनक जो है ना, यानी भारत में कांग्रेस पार्टी के जनक A.O. ह्यूम को माना जाता है, जिसको हम लोग शिमला का हम लोग क्या कहते हैं? A.O. ह्यूम को शिमला का हम लोग जनक वो मानते हैं, संत, शिमला का संत जो है A.O. ह्यूम को माना जाता है। और कांग्रेस जो शब्द है वो आपको USA से लिया गया है। कांग्रेस शब्द जो है कहाँ का बना हुआ है? आपको USA से लिया गया है। कांग्रेस पार्टी को लॉर्ड कर्जन ने देशद्रोही संगठन कहा था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि कांग्रेस पार्टी को किस अंग्रेज ने, किस गवर्नर ने देशद्रोही संगठन कहा था? तो आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन। ये बहुत ही मतलब कि आपको भारत के विरोध में काम करते थे। कांग्रेस शब्द जो है वो भारत में दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया था। यानी कि आपको बता दें कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस शब्द जो है ना वो भारत में दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया था कि इसका नाम INC रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? तो आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी जो है 1893 में गए थे, 1893 में गए थे और वो लौटे हैं 1915 में, वो भी 9 जनवरी को। यहाँ पे लिखे हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत में लौटे और अफ्रीका में अप्रैल 1893 में गए थे। यानी लगभग जो अफ्रीका में कितने साल रहे? तो 22 वर्ष रहे थे। आपको बता दें कि भारत में प्रवासी दिवस जो बनाते हैं वो 9 जनवरी को बनाया जाता है, इन्हीं के ये जब आए थे इसी कारण। भारत की सक्रिय राजनीति में आने से पहले, भारत में जो सक्रिय राजनीति था उसमें आने से पहले जो है महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया था। आपको बता दें महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अब 20 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है ऑयल ऑफ विट्रियल का रासायनिक नाम क्या है? ये साइंस में क्वेश्चन पूछता है, ऑयल ऑफ विट्रियल का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम तेजाब हो जाएगा, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट जो हो जाएगा वो आपको सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। इसी को ऑयल ऑफ विट्रियल भी के नाम से जाना जाता है। मिथाइल अल्कोहल ये शराब हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड ये नमक हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र है CaOH ट्वाइस हो जाएगा, CaOH ट्वाइस। नेक्स्ट है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। कास्टिक सोडा का क्या होगा? तो आपको बता दें कास्टिक सोडा यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं। और आपको बता दें कि बुझे हुए चूने पर, बुझा हुआ चूना मतलब हो गया CaOH ट्वाइस, इस पर
आपको क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे चूने इसमें क्लोरीन डाल देंगे तो क्या बनेगा, तो आपको ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो जाएगा, यानी CaOCl2 बन जाएगा, और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगा, आपको उड़ जाएगा। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। और जिनको भी पहली बार मेरे चैनल पे आए होंगे तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमको मोटिव मिलेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।